हो गया? चलो आओ बुआ, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं आवर्तता, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं बुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बोलो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, है ना? क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और आवर्तता। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है बच्चे? बांटना। क्या करना? बांटना। जैसे कि मान लो कि ये एक क्लास है, तो इसमें अगर हम बांटने का प्रयास करें तो कैसे बांटेंगे? पहले लड़का लड़की लिंग के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे, लड़का लड़की। फिर लड़का की बात करा जाए तो लड़का में कैसे बांटेंगे? तो गांव के आधार पर बांट सकते हैं। हाँ, फलना गांव के क्या है रे, फलना गांव के क्या है रे, ऐसे बांट दिए। तो इससे क्या होगा? उसके बारे में जानने में क्या हो जाएगा? आसानी होगी, है ना? अगर छात्र बोल दिए तो छात्र के अंतर्गत तो छात्र लड़की भी आ गए, छात्र लड़का भी आ गए, है ना? अगर हम बोले कि फलना गांव के छात्र, तो उसमें भी लड़का लड़की दोनों आ सकते हैं, है ना? तो ऐसे में तो तत्वों का वर्गीकरण करने का आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली बात आती है कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण का मतलब है बांटना, तो तत्वों को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण था कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि तत्वों को बांटा जाए? तो सब शुरुआत में जो था ना, वो कुछ कम ही तत्व ज्ञात थे, है ना? कम तत्व ज्ञात थे। मतलब मान लो कि यहाँ पे 5 बच्चा हो, है ना? 5 बच्चा हो तो पांचों के बारे में हमको पूरा अच्छा तरीके से पता हो सकता है ना? उनके बारे में जानना कि कहाँ का है, क्या है, क्या है, ये सारा पता कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर 100 बच्चा हो जाए तो क्या सबके बारे में हमको याद रखना में कठिनाई होने लगेगी? ठीक उसी तरह से वैज्ञानिकों के साथ भी ये परेशानियां हुई। जैसे जैसे शुरुआत में जब कम तत्व ज्ञात थे तो उसके बारे में, उसके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में जानने में कठिनाई नहीं थी, याद रखने में कठिनाई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को तत्वों के बारे में याद करने में, उसके विभिन्न गुणों के बारे में जानकारी रखने में क्या होने लगा? कठिनाई होने लगा। जिसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया? तत्वों को अलग रखने का प्रयास किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया? तत्वों को अलग करने का प्रयास किया। क्लियर हो गए? तो तत्वों को अलग करने की व्यवस्था को क्या कहा गया? वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। क्या कहा गया? तत्वों का वर्गीकरण। क्लियर हुई? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो शुरुआत में कम तत्वों की जानकारी थी, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे तत्वों की संख्या में वृद्धि होती गई, जिसके कारण उनके गुणों को याद रखने में कठिनाइयां होने लगी, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया? तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक है? तत्वों का वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? किस सुनाते हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आप लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, लेवोजियर, अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, मॉडर्न केमिस्ट्री बोल सकते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं हम, है ना? लेकिन आपका बुक कहता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे हम मानते हैं किनको? कनाद मुनि को, क्योंकि सबसे पहले पदार्थ परमाणु के बारे में अगर कोई बताया था तो वैज्ञानिक कौन थे? मुनि कनाद थे। और उन्हीं की बातों को इंग्लिश वर्ड में लेवोजियर साहब ने मैटर बोल दिया, है ना? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तत्वों का वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? लेवोजियर। जिन्होंने क्या किया था बुआ कि तत्वों के भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे
धातु और अधातु के रूप में बांटा था। किसमें बांटा था? धातु और अधातु के रूप में तत्वों को किसने बांटा था? वो लेवोजियर नामक वैज्ञानिक। क्लियर है? तो क्या गुण देखा इन्होंने भाई? जो कठोर है, जिसमें विशेष चमक होती है ना, जिसमें विशेष चमक होती है, जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, क्या है वो? क्या कहला गया? धातु कहलाया। और जिसमें ये सब गुण नहीं है वो सारा क्या है? अधातु है। इसके आधार पे उन्होंने बांट दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? बांट दिया। ठीक है, तो तत्वों का पहला वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? लेवोजियर साहब। उसके बाद वैज्ञानिक आए डोबे रेनर साहब। कौन आए? डोबे रेनर। आपका बुक में यहां से आ जाता है ना? ठीक है, डोबे रेनर कौन थे? डोबे रेनर। कौन थे? डोबे रेनर। इन्होंने तत्वों के, उस समय जो तत्व ज्ञात थे ना, उस समय जो तत्व ज्ञात थे उनको वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्या किया? वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और इन्होंने तत्वों को 3-3 श्रेणियों में बांट दिया था। कई श्रेणी में? 3-3 श्रेणी में। 3-3 श्रेणी का ये क्या बनाया था? तत्वों का समूह बनाया था। क्या बनाया था? जिसे कहा गया ट्रिपलेट। क्या कहा गया? ट्रिपलेट, है ना? क्या बनाया था? ट्रिपलेट। ठीक है, और इस ट्रिपलेट के आधार पे, है ना, जैसे मान लो कि 3 तत्व इन्होंने माना ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इन्होंने क्या किया? तत्वों को कई समूह में, 3-3 तत्वों के रूप में समूह को ट्रिपलेट बनाया। और इन्होंने बताया कि देखो, पहला तत्व और तीसरा तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो परमाणु भार का औसत मान होगा, क्या होगा? औसत मान होगा, वो मध्य वाले परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर होगा। मतलब बराबर या लगभग बराबर, औसत परमाणु भार के लगभग बराबर होगा या बराबर होगा। क्या बोला था? डोबे रेनर। तो ये कितने तत्वों का बनाया था? 3। तो इसके नियम को कहा गया डोबे रेनर त्रिक। क्या कहा गया? डोबे रेनर ट्रिपलेट। क्या कहा गया? डोबे रेनर ट्रिपलेट या डोबे रेनर ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? डोबे रेनर ट्राइड्स, है ना? डोबे रेनर का त्रिक नियम। डोबे रेनर का त्रिक नियम। तो क्या था डोबे रेनर का त्रिक नियम? कि प्रथम तत्व तथा तीसरे तत्व का, प्रथम तत्व तथा तीसरे तत्व का परमाणु भार जो होता है वो मध्य तत्व के परमाणु भार, प्रथम तथा तीसरे तत्व के औसत परमाणु भार मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर। जैसे इन्होंने क्या क्या बनाया था, देखो, इन्होंने बनाया था वो लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, पोटासियम का होता है 39। लिथियम का 7 और पोटासियम का 39। लिथियम का 7 और पोटासियम का 39। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि बी जो होगा A+C/2 के इक्वल होंगे या नियरली इक्वल होगा, है ना? लगभग बराबर हो। ठीक है, नियरली इक्वल होता है। तो यहां पे देखो, बी कौन है हमारा? सोडियम है। Na का परमाणु भार, अरे भाई अभी रुक जा, तेज की बात में बात करेंगे। आया था कि नहीं आया था, वेरीफाई कर रहा था, ये दिखा रहे हैं। तो क्या था? प्रथम तत्व 7 प्लस 39/2 बता 46/2। सोडियम का क्या आ गया था? 23 आ गया था। फिर इन्होंने लिया
मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की। मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की। ठीक है। मैग्नीशियम कितना? मैग्नीशियम का परमाणु भार 25। 12 दूनी एकदम गांजा पी के भो हो गया है। बोले थे 9 में है। 24 है ना। ठीक है। और स्ट्रोंशियम का होता है स्ट्रोंशियम हो गया 24, 40 यानी 80 आना चाहिए। ये 56। कितना? 56। ठीक है। देख लो फिर से कितना? 24 CA 24 + 56 बटा 2 80 बटा 40 आ रहा था। तो एक और सीरीज बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये 3 तत्वों का 3 सीरीज बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये लगभग बराबर जाते थे। इसका जो एटॉमिक वेट था ना ब्रोमीन का, ये लगभग बराबर जा रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे ही अधिक परमाणु भार वाले तत्वों की खोज हुई थी, अधिक परमाणु भार, जैसे इन सब के अलावा जैसे यूरेनियम उरियम की खोज होने लगी थी, तो ये नियम हाथ गोड़ फूल गया इसका, क्योंकि हमसे अब नहीं पार लगेगा, हमसे अब पार नहीं लगेगा। ये डोबेरेनर त्रिक का था। तो पूछेगा कि डोबेरेनर त्रिक में 3 ट्रिपलेट कौन कौन से थे? एक लिथियम, सोडियम और पोटासियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का, और कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मारेंगे कैल्शियम बोलता है, बौरा गया है रे, है ना। क्लियर यहां तक? हाँ। तो ये क्या था? डोबेरेनर का त्रिक था। क्या बोला भाई? प्रथम तथा तृतीय तत्व के औसत परमाणु भार मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर या बराबर। एक बात ध्यान रखना बुआ, इस पूरे चैप्टर में जिन जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु भार को आधार माना था, किसको आधार माना था? परमाणु भार को आधार माना था, और उसके आधार पे वर्गीकरण किया था, वो सारा का सारा क्या हो गया था? गलत हो गया था। क्या हो गया था? गलत हो गया था। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना। फिर इनके बाद एक वैज्ञानिक आए, आपके बुक में डायरेक्ट न्यूलैंड पे पहुंचा दे रहा है, लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे प्राउंस की। किनके? प्राउंस। इन्होंने एक थ्योरी बनाया था जिनका नाम था प्राउंस यूनिटी थ्योरी। है ना। प्राउंस का एक सिद्धांत, प्राउंस का एकक सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने बताया कि जैसे कोई तत्व है, किसी तत्व का जो निर्माण होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से होता है। जैसे मान लो कोई तत्व है, एक तत्व मान ले हम, क्या है? ऑक्सीजन है सर। क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार बोला कितना होता है भाई? तो 16 होते हैं। कितना होता है? 16 होता है। तो इन्होंने कहा दिया कि देखो ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ होगा उसमें 16 को हाइड्रोजन आपस में जुड़ गया होगा। कौन जुड़ गया होगा? 16 को हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन गया? वो 16 का निर्माण होगी, ऑक्सीजन 16 का निर्माण होगी। ठीक है। ठीक इसी तरह से 12 को हाइड्रोजन मिलने से C12 का निर्माण हो गया, कार्बन 12 का निर्माण हो गया। ना क्या बन गया? C12। अब लोग तो कहे ठीक है भाई,
हर आदमी सबके सपोर्टर थोड़े होता है? हर आदमी के कोई गोल खींचे वाला होवे करता है ना? तो कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप कि भाई देखो कोई तत्व का जो निर्माण होता है इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब आप क्लोरीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके परमाणु भार 35.5 है। अब बताइए कितना हाइड्रोजन मिला होगा इसमें? 35.5 गो। परमाणु आधा होता है? नहीं, परमाणु तो अपने ही रूप में रहता है। यानी कि जैसे ही फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट नंबर के बारे में पता चला, फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट के बारे में पता चला, वैसे ही ये नियम अपना मुंह खुला लिया, भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो यूनिटी थ्योरी क्या थी कि भाई किसी भी तत्व का निर्माण उनमें यानी हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से होता है। सिंपल सी बात, हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से होता है। क्या बोला था ये नियम? प्राउंस नाम। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? एक, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्राउंस यूनिटरी थ्योरी। और ये थ्योरी कब जाकर के रिफ्यूज हो गया? जब क्लोरीन की बात करने लगे लोग कि भाई 35.5 के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो कहा हमको नहीं पता इसके बारे में, हमने देखा ऐसा ऐसा होता है। तो देखो साइंस केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री अपवादों का विषय है, लेकिन हाँ अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो अपवाद कुछ कम जाता है। अपवाद कुछ लॉजिकली अगर पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री का अपवाद कम जाता है। ठीक है, लेकिन ये नियम जो था ज्यादातर धीरे धीरे करके खत्म हो गया। ठीक है, अब आता है आपके बुक के अनुसार। ऐसे तो और भी डूमा का प्रयास भी था, है ना? डूमा का सजातीय श्रेणी वो सब पढ़ाने से फायदा है नहीं, या पूछता भी नहीं है उससे ना, अभी पूछेगा। इवन ये चैप्टर ही आप लोग को पढ़ना नहीं है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बिना केमिस्ट्री को सीखने का प्रयास कर पाना मतलब कठिन है। तत्वों के बारे में अगर, जिसके बारे में केमिस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु और अणुओं का विषय है। और परमाणु तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु। तो भाई देख, अगर परमाणु के बारे में नहीं समझ पाओगे तो ये चैप्टर को कहां से सीख पाओगे? केमिस्ट्री को कहां से सीख पाओगे? क्लियर है? तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में एक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आइए। तो अब वैज्ञानिक थे डोबेरेनर के बाद आपके बुक में सीधा चला जाएगा न्यूलैंड के पास। किसके पास? न्यूलैंड के पास। बड़ा बढ़िया आदमी थे ये, भारतीय लोगों को बहुत मानते थे। न्यूलैंड, न्यूजीलैंड ना, न्यूलैंड। त्रिक नियम में कोई दिक्कत नहीं ना? यूनिटी सिद्धांत में, लेबोजियर के नियम में, वो तो भौतिक गुण के आधार पर धातु धातु के बांट दिए थे, है ना? अब थे भाई कौन सा? न्यूलैंड। न्यूलैंड इन्होंने 8 तत्वों को, कितने तत्वों को? 8। उस समय जो जितने तत्व ज्ञात थे ना सर, उनको सजाने का प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था? 8 तत्वों के। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे, किसके आधार पे? भारतीय शास्त्रीय, आप लोग जानते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत? नहीं, सा रे गा मा पा धा नी। फिर देखो सा बोला, 7 सुर होते हैं। कई सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, बस यही 7 सुर होते हैं। कितने सुर? 7 सुर होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया और उसने ये क्या किया? तत्वों को अपने चार्ट के रूप में सजाया। क्या किया? वो चार्ट के रूप में सजाया। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? झूठे उठे बोल रहे बुलाने का, ठीक है। तो इन्होंने कितने तत्वों के लिए एक सीरीज बनाई थी? 8 तत्वों के, कितने? 8। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑक्टावेस, है ना। देखो वो केमिस्ट्री में 2 अष्टक है, हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। का अष्टक नियम, केमिस्ट्री में 2 नियम है अष्टक, ठीक है। आप लोग कहीं धातु अगर पढ़ लिए हो, सब बॉन्ड पढ़ लिए हो, तो वहां पे आया होगा एक अष्टक नियम, लुईस का अष्टक नियम आया था, नहीं आया है? धातु पढ़े हो कि नहीं? आप लोग पढ़ लिए हो ना, तो अष्टक नियम आया है? नहीं पता है? प्रत्येक तत्व अपने वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण कर लेते हैं या तो फिर साझेदारी कर लेते हैं। इसी नियम को अष्टक नियम कहा गया था, पढ़े थे? हाँ सर, इसको दिया कौन है? लुईस नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। तो उसके लिए अष्टक नियम जो आता है ना बुआ, लुईस के अष्टक नियम के लिए इंग्लिश वर्ड से हम चेंज करते हैं, पकड़ते हैं बुआ, लुईस ऑक्टेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, तो ध्यान रखना ऑक्टावेस, ध्यान रखना इंग्लिश में अगर पूछता है तभी पता चलता है। अष्टक नियम ऑक्टेट लिखेगा तो किसके बारे में पूछ रहा है वो तुमसे? लुईस की। और ऑक्टावेस लिखता है तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो ध्यान रखना ये भी हिंदी का दोनों का मतलब यही है, अष्टक, लुईस का अष्टक, ठीक है। तो कभी अष्टक नियम लुईस के अष्टक नियम में न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं लिख देना, ठीक है? क्लियर? हाँ, एसर की का है ना। तो न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। फिर भी इन्होंने उस समय को मात्र कैल्शियम तक सजाया था। कुछ हुआ? लाइट मार रहा है, स्टैंड खड़ा कर दो, लंबा करो स्टैंड हल्का सा। ठीक है, रुक जा रहा है, हो गया? ठीक है, हीरो नियर चेहरा आ रहा है रे। हाँ हाँ, ये कड़ी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, वहां पे आ जाता है तो आर चमकते होंगे। इधर बात करते हैं अष्टक नियम की। तो न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की जानकारी? 56। लेकिन इन्होंने सजाया कहां तक? कैल्शियम तक ही सजाया था। कहां तक सजाया था? कैल्शियम तक ही सजाया था। और कैसे सजाया था? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे। तो आइए लिखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर इन्होंने कहा। सुनना कहानी कि अगर हम तत्वों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे सजाए, किसके आधार पे सजाए? भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे सजाए, तो प्रथम तत्व का जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होगा, प्रथम तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होगा वो 8वें तत्व के, किसमें के? 8वें तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण के सदृश होंगे। फिर से बोले एक बात, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, सा 8वां पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रथम तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होगा वो, प्रथम तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होगा वो 8वें तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण के सदृश है ना। अब इन्होंने क्या करा? लिथियम से शुरू किया,
लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, सॉरी बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगला कौन तत्व बनेगा? नियॉन। उस समय अक्रिय गैस की खोज ही नहीं थी, उस समय खोज ही नहीं थी, तो बेचारा उस समय नहीं दिया, उस समय उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, जो कि आगे चल करके न्यूलैंड के अष्टक नियम का दोष बन गया। ठीक है, तो फिर नियॉन नहीं तो फिर सोडियम। बता, लिथियम के जैसा दिखता है कि नहीं, धातु है कि नहीं? हाँ सर। फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आर्गन था ही नहीं, है, आर्गन था ही नहीं, तो फिर पोटासियम, कैल्शियम। बस। ज्ञात कितने तत्व थे? 56। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। और इन्होंने स्थान कितने तत्वों के? हाँ वो पॉज कर दो, कुछ सुनो। अबे रुको यार, वहां पे हम पहुंचे में बेटा मांगे कार। हाँ बोला है, अभी होता है, सबे होता है, बेटा मांगे का होता है ना, सबे होता है। बेटी कौन मांगता है? हाँ। आजा। तो उस समय क्या कितने तत्व ज्ञात थे, लेकिन स्थान कितने तक को मिला? कैल्शियम को ही मिला। कहां तक? कैल्शियम तक है। कोई दिक्कत था यहां तक? नहीं ना। आइए, तो ये था बोला। अब इसका दोष क्या बना? तो एक पहला दोष कि भाई सभी तत्वों के लिए स्थान, उस समय ज्ञात सभी तत्वों के लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया। दूसरा तत्व क्या था? अगर अक्रिय गैस की खोज हो गई, मान लो अक्रिय गैस की खोज हो गई, हाँ, तो प्रथम तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण नौवें तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण के सदृश हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो किसकी खोज हो गई? नियॉन की। नियॉन 10। तो पहला तत्व 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्रिय गैस की अगर खोज हो गई तो ये इस नियम का अस्तित्व खत्म हो गया। पहली बात तो क्या दोष था कि पूरे तत्वों के लिए स्थान नहीं मिला था। दूसरी दोष क्या बन गई? जैसे ही अक्रिय तत्वों की दोष खोजी, यह नियम अपने आप हाथ पैर फुला दिया कि भाई हमसे अब नहीं हो पाएगा, हमसे अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कौन था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये भी तो अष्टक नियम के ये दोष हो गए थे। तो पूछेगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या दोष थे? तो उस समय के ज्ञात सभी तत्वों के लिए स्थान नहीं था। अक्रिय गैस के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं था। और जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई, प्रथम तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण नौवें तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण के सदृश होने लगे, जो बिल्कुल गलत था, जो इस नियम के बिल्कुल भिन्न थे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलना। अरे वाह, ले झोंक झोंक कर दिया तो नहीं। अब आता है दो वैज्ञानिक। आपके बुक में एक ही वैज्ञानिक दे रखा है, लेकिन दो वैज्ञानिक आए थे उस समय, सेम ईयर, सेम साल, दो वैज्ञानिक। आपका बुक में एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम दोनों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। एक वैज्ञानिक थे, कहाँ हंस रहा है जी? चमक रहा है, हम चमक रहे। अरे चमक चेहरा तो खैर बात, कलर ना ले तो चमकना तो लाजिम है। ओहो, आजा, मजाक नहीं करते, है ना। वैज्ञानिक थे D.I. मेंडलीव। D.I. रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? देख रहा है हमारा बाल? हाँ, रूसी रूसी वैज्ञानिक थे, है ना, रूस के थे।
डीआई मेंडलीव, डीआई मेंडलीव, डामित्री इवानोविच मेंडलीव, डामित्री इवानोविच कहाँ के थे? रशियन, रशियन केमिस्ट थे, है ना। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जर्मनी के, वो कहाँ के थे? जर्मनी के, हाँ, जर्मन केमिस्ट थे लोथर मेयर। कौन थे? लोथर मेयर। कहाँ के थे ये? जर्मन, जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मनी के थे, ठीक है। तो दोनों ने सेम ईयर, दोनों ने सेम ईयर, ईयर रहा होगा 1869 शायद, 1869 या 1869, 1869 है ना। ये अलग काम कर रहे थे और ये भी अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों काम कर रहे थे किस पर? एक ही चीज पर, तत्वों के वर्गीकरण पर। किस पे काम कर रहे थे? तत्वों के वर्गीकरण पर। तो आपका बुक में कहता है कि आप इन दोनों ने मिल करके, ऐसे कहता है आपका बुक सिंगल केवल इन्हीं के बारे में बात करता है। किनके बारे में? इन्हीं के बारे में, तो डीआई मेंडलीव के बारे में। लेकिन कहा जाए तो आवर्त नियम का प्रतिपादन में दोनों का योगदान था, ठीक है। हाँ, लोथर मेयर और डीआई मेंडलीव। तो डीआई मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए, करने के लिए एक नियम दिया, है ना। एक जिसे हम लोग कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या बोलते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम। तो आवर्त नियम का प्रतिपादन क्या किया? डीआई मेंडलीव। लेकिन भैया कहीं ना कहीं एकरो योगदान था, लेकिन ये बेचारा पॉपुलर इतना नहीं हो पाए, जिसके कारण है कि इनका बारे में लोग कम पढ़ते, ना के बराबर पढ़ते, ना के बराबर। आप जाओगे कभी ग्रेजुएशन में तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ऐसे आप 11-12 तक भी जाओगे ना, तो वहां पे लोथर मेयर के बारे में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 9-10 की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसके? डीआई मेंडलीव की। डीआई मेंडलीव ने कहा कि भाई देखो, परमाणु किसी तत्वों का जो गुण होता है, भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तत्व का जो गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर निर्भर करता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वैज्ञानिक परमाणु भार को आधार माना था, वो सभी का क्या हो गया था? गलत हुआ था। आने के कहीं ना कहीं इसमें इनके भी नियम को गलत होना था। इनके समय जो था वो लगभग 63 तत्वों की जानकारी थे। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्वों की जानकारी थे? 63। और ये इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुल 65 तत्वों को स्थान दिया था। ज्ञात कितना था? और दूगो ये अलग बता दिया था कि भाई देखो ऐसा है कि 2 तत्व और खोज होंगे निकट भविष्य में। उसके लिए भी इन्होंने बता दिया, और जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। आगे हम देखेंगे कि क्या कैसे बताया था इन्होंने, ठीक। लोथर मेयर ने कुछ इन्हीं तरह की बातें कहा था, है ना, कि तत्व के जो भौतिक गुण होते हैं ना, वो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पे परमाणु भार ना बोल करके परमाणु घनत्व बोल दिया था। क्या बोला था? परमाणु घनत्व। परमाणु घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा, तो परमाणु घनत्व बराबर घनत्व बराबर परमाणु द्रव्यमान बटा परमाणु आयतन। कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान के हिस्सा ये इन्होंने भी कर दी, हाँ है ना। तो ये भी नियम क्या होना था? गलती होना था। बुआ, ये नियम गलत होना ही था, ये तो गलत होबे करेगा। आगे देखेंगे। कहीं परमाणु भार को जिन्होंने भी आधार माना था तत्वों के वर्गीकरण के लिए,
सबका गलत हुआ था, है ना, इसको भी गलत होना है, तो ये दोनों का नियम गलत होगा आगे चल करके। तो हम बात करेंगे इसके डीआई मेंडलीव के बारे में, है ना। तो डीआई मेंडलीव ने क्या कहा, डीआई मेंडलीव का पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, है ना। चलिए, अब इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या नियम दिए, एक नियम दिया जिसे हम लोग क्या जानते हैं, आवर्त नियम। कौन नियम, आवर्त नियम। तो आवर्त नियम का प्रतिपादन क्या किया, डीआई मेंडलीव। ईस्वी क्या रहा, 1869। क्लियर हो गई। आइए इनके अनुसार देखते हैं कि क्या था। इन्होंने बताया तत्व का जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होता है, तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण होता है, वो तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब है कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे भौतिक गुणों में या रासायनिक गुणों में परिवर्तन। क्लियर हो गई बात। क्या बोला इन्होंने कि जैसे जैसे तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसके परमाणु भार के परिवर्तन के साथ होता है। इसके साथ परमाणु भार के परिवर्तन। इनके अनुसार से देखते हैं तो क्या बोला इन्होंने, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are the periodic function are the कुछ हुआ किसका कुछ झपा जाए फिर लूज हो गया। अच्छा हेडिंग में ऊपर होगा, अरे ये पढ़ रहा है ना दिमित्री इवानोविच करा के कर दी। अच्छा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर और एलिमेंट। क्या हुआ, कहा रे बराती आ ले रहे तो नहीं है बैठ आदमी नहीं यार। हंसता है फौरा नहीं, अरे देयर एटॉमिक वेट। क्या बोला, किसी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण, ए मर्दे तो हमें बदमाशी करता है, बताओ। आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते। कौन कौन फलन होते, तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त है ना होते हैं। क्लियर हो गए यहां तक।